हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माल्थस का विकास मॉडल का गणितीय रूप। कि माल्थस जो है उनका अपने विकास मॉडल में एक गणितीय रूप प्रेजेंट किया है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसे प्रोफेसर हिगिंस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमी डेवलपमेंट में 6 समीकरणों के रूप में विभक्त किया है। हमारे यहाँ पे जो राइटर्स हैं, एक प्रोफेसर हिगिंस जिनका नाम है, तो ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में जो समीकरण दिए हैं वो कितने रूप में प्रयुक्त है, तो वो 6 हैं। और जो उनकी बुक है उनका नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी डेवलपमेंट उनका नाम, बुक का नाम है। फर्स्ट जो इन्होंने इक्वेशन दी है वह दी है कि उत्पादन, उपलब्ध श्रम, भूमि, पूंजी तथा इन साधनों के प्रयोग के अनुपात व तकनीक पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो किस किस चीज़ के ऊपर बेस करता है उसके बारे में बताया है। यहाँ पे बताया है O बराबर FL Q K T इन्होंने बताया है, जिसमें आप लोगों को देखना है O मतलब होता है हमारा जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है। L मतलब हमारे आप लोगों को पता ही है कि श्रम की मात्रा कितनी लगी है। K मतलब पूंजी की मात्रा कितनी है। फिर है इसमें सॉरी Q मतलब है पूंजी की मात्रा और K मतलब है इसमें भूमि की मात्रा और T मतलब है प्रवृत्ति का इसमें स्तर क्या है। तो ये जो आपका समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है इसके मॉडल की गणितीय रूप में। ये आपको पूरी की पूरी समीकरण लिख के दे देगा कि इसमें Q का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए Q मतलब पूंजी की मात्रा होती है और K मतलब होती है भूमि की मात्रा। सेकेंड इक्वेशन हमारी बात करते हैं हम कि पूंजी संग्रह व प्रावधिक प्रगति परस्पर संबंध होते हैं। जो हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैपिटल होती है, और जो हमारी प्रगति का जो स्तर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। जैसे अर्थात T बराबर F और I के होता है, जहाँ पर T का मतलब होता है प्रावधिक स्तर और हमारे यहाँ पे I का जो मतलब होता है वो होता है विनियोग आपने क्या किया है। और उसके बाद आपने जो है F मतलब कि आप उसमें क्या होता है, कितने आप उसके फ्रूटफुल है, कितना आपको उसमें से मिल सकता है। थर्ड जो हमारी इक्वेशन आती है वह है विनियोग लाभ पर निर्भर करता है। हम सभी को पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपको लाभ ज़्यादा होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। और यदि आपको प्रॉफिट कम होगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मात्रा होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इन्होंने थर्ड जो इक्वेशन बताई है वह बताई है विनियोग जो होता है लाभ पर निर्भर करता है। अर्थात I बराबर F और P, जहाँ पे I का मतलब इन्वेस्टमेंट विनियोग, P का मतलब प्रॉफिट होता है, और I जो होता है विनियोग फलन। की विनियोग करने के बाद हमें क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, विनियोग फलन के नाम से जानते हैं। फिर है फोर्थ इक्वेशन लाभ, श्रम, पूर्ति और प्रावधिक प्रगति पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, लेबर के ऊपर, और हमारी क्या होती है, प्रावधिक प्रगति पर निर्भर करता है। अर्थात P बराबर F और TL होता है, जहाँ पर P बराबर हमारा वही प्रॉफिट होता है, T मतलब होता है हमारा प्रावधिक प्रगति हमारी कितनी हो रही है इकोनॉमी में, और L बराबर होता है हमारा श्रम की पूर्ति। फिर फिफ्थ इक्वेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है श्रम की पूर्ति मजदूरी पर भी निर्भर करती है। जो हमारा श्रम है, जो लेबर है, वो कहता है मजदूरी के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर आप किसी से काम करा रहे हो, उस काम के बदले में उसे अच्छा पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, वो भी अपनी मेहनत और ज़्यादा करेगा। और यदि आप काम करा रहे हो, उसके बदले में उसे पेमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देता है। तो हमारी जो श्रम की पूर्ति होती है वो क्या होती है, मजदूरी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी मजदूरी कितनी है, जिसे हम L बराबर F और W से प्रेजेंट करते हैं, जहाँ L मतलब हमारा श्रम होता है, W मतलब हमारी मजदूरी की निधि होती है। 6 पॉइंट में हम बात करते हैं मजदूरी विनियोग के स्तर पर भी निर्भर करती है। जो हमारी मजदूरी होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात W बराबर F और I के होता है, जहाँ W बराबर होता है मजदूरी निधि और I मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसको हम विनियोग भी कहते हैं। अब बात करते हैं अंतिम समीकरण के रूप में हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन का मूल्य कुल समीकरण I के बराबर होता है। कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो किसके बराबर होता है,
कुल राष्ट्रीय आय के हमारे बराबर होता है और कुल राष्ट्रीय आय लाभ और मजदूरी से मिलकर बनती है। सिंपल सी बात है, जिस देश में जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, वहाँ की इनकम जितनी ज़्यादा होगी लोगों की, मजदूरी की दर ज़्यादा बढ़ी रहेगी, तो वहाँ पे लोगों का क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम भी क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो कुल राष्ट्रीय आय किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी मजदूरी के ऊपर, कि हमारी मजदूरी जहाँ पे कि हमारा जो उत्पादन का मूल्य होता है वो कुल राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। और कुल राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, लाभ से तथा मजदूरी से मिलकर बनती है। अर्थात जो हमारा कुल उत्पादन होता है वो क्या होता है, PW, जिसमें P का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट और W का मतलब होता है हमारी मजदूरी का कॉस्ट। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसके द्वारा क्या जो समीकरण बनेगी। पूर्ण उपयुक्त समीकरणों से जो स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास का कारण किस प्रकार परस्पर संबंध होता है, जो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होती है वो किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि लाभ बढ़ता है तो विनियोग भी बढ़ता है। सबको पता है कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है। विनियोग बढ़ने से पूंजी की मात्रा भी बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा विनियोग बढ़ता रहता है उसके साथ साथ हमारी पूंजी की मात्रा भी बढ़ती रहती है, जिसके फलस्वरूप अच्छी प्रवृत्ति के लाभ उठाना संभव हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो हमें अच्छी प्रवृत्ति के जो प्रॉफिट होते हैं वो उठाने क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। फलतः मजदूरी निधि बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है और श्रम की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी मजदूरी बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों की जो है संख्या भी बढ़ती जाएगी। श्रम की संख्या बढ़ने से भूमि पर श्रम के अधिक प्रयोग से उत्पत्ति ह्रास स्वयं क्रियाशील हो जाता है और इसके द्वारा हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसके लिए क्रियाशील एक्टिव हो जाता है, जिसका अर्थ है लागत में वृद्धि और अंत में लाभ में कमी होती है। कि लागत में वृद्धि होती है तो लाभ में कमी होगी। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा लागत लेके आ रहे हो तो आपकी क्या होगी, प्रॉफिट घटना स्टार्ट हो जाता है और अगर आप लागत को कम करते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर है, इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा में आर्थिक विकास का यह क्रम चलता रहता है और अंततः गोतवा स्थैतिक स्थिति आ जाएगी जहाँ जनसंख्या का आकार स्थिर हो जाएगा और पूंजी की मात्रा स्थिर रहेगी तथा लाभ भी हमारे क्या होंगे, निम्नवत होंगे। तो ये जो इक्वेशन है यह हमें क्या बताती है कि हमारे लिए अगर हमें अपनी मजदूरी को बढ़ाना है या हमें अपने श्रम की जो मात्रा है उन्हें बढ़ाना है, जो श्रमिक हैं उनकी मात्रा को बढ़ाना है, उनकी एफिशिएंसी काम की हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है कि उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि हम क्या करेंगे, उन्हें अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी उनके पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें इसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आपको अगर अपनी नेशनल इनकम बढ़ानी है तो नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माल्थस कि बेरोजगार हो। यदि बेरोजगारी होगी तो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो यदि हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो क्या होंगे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप्ड करने में अपनी रोल या इम्पोर्टेंस दिखाएंगे, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप्ड होती चली जाएगी। फिर कहा है, अगर आप लोगों को क्या करना है, श्रम की संख्या भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहीं पे पैसा लगाया, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, तो यह भी क्या हो सकता है, हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि करता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ने से आप लोगों का फिर से क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि हमारी कैपिटल कैसे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कुल उत्पादन, आपको पता है प्रोडक्शन भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। यदि हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारी जो इनकम है वह भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन का आपको मैंने बता रखा है, 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा इंडस्ट्री और सेकेंड होता है एग्रीकल्चर। तो हमें इन दोनों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके द्वारा हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और प्रोडक्शन
अगर हमारा ज़्यादा होगा जिस देश में, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, अपने यहाँ पे कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ों का जो प्रोडक्शन है अपने यहाँ पे करें, और हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इम्पोर्ट को घटाएं। यदि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी उसके द्वारा भी, और यदि हमारे एक्सपोर्ट घटेंगे तो हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इस जो है इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें अपना वीडियो को इस तरह बनाना है, हमें अपना लाभ बढ़ाना है, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें पूंजी की मात्रा को बढ़ाना है, जिसके कारण ही हमारा क्या होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पी और डब्ल्यू। पी का मतलब हमारा टोटल लाभ होता है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट, और डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा मजदूरी कॉस्ट। तो इन सब चीज़ों को आपको जो 7 समीकरण है इनको ध्यान रखना है। इनकी बुक का नाम जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो याद रखना है। इसमें कितने समीकरण दिए गए, 6 समीकरण दिए। किसने दिए हैं, माल्थस ने दिए हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।